हेलो दोस्तों, यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुगल कालीन इतिहास के जो स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोतों के बारे में। हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ यहाँ आगे तक जानकारी के लिए। मुगल कालीन इतिहास के स्रोत रहेंगे। अब कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत हैं उनकी तो हम जानकारी रखने वाले। देखो, यहाँ बहुत सारे स्रोतों में हम बात करेंगे तो खुद बहुत सारी ऑटोबायोग्राफी भी मुगल्स लिखी हुई हैं अपनी अपनी। इसके अलावा बहुत सारे उनके विद्वान रहे हैं, दरबारी कवि रहे हैं, जिन्होंने उनके लिए बहुत सारी रचनाएं करी हुई हैं। तो जिसमें प्रमुख रचनाओं की हम बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी जानकारी हमें मिल जाती है सारे के सारे उस समय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इतिहास के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे हम सबसे पहले तुजुक बाबरी, क्योंकि सबसे पहले बाबर आए थे भाई, और बाबर ने ही भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना करी हुई थी। तो तुजुक बाबरी ये बाबर की खुद की आत्मकथा है। बाबर अपने आप में एक बहुत बड़े विद्वान भी हुआ करते थे तुर्की भाषा के, तो समय जब भी मिल जाता था लड़ाई झगड़ों के अलावा, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जानकारी अपनी आत्मकथा के तौर पर तुजुक बाबरी में लिखी हुई है। ठीक है, सो तुजुक बाबरी तुर्की भाषा में है, ये तो पता ही है आपको, और इसका फारसी अनुवाद भी किया गया था अकबर के समय में। ठीक है, फारसी भाषा उस समय की जो कोर्ट की लैंग्वेज थी, जो वहाँ की पर्टिकुलर लैंग्वेज थी उस समय जो चल रही थी, वो फारसी चल रही थी, और उसका अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खाने खाना ने। अब्दुल रहीम खाने खाना, आपको बता दूं तो अब्दुल रहीम खाने खाना जो है, आपने नाम सुना होगा, जो संरक्षक थे अकबर के, बैरम खां, उनके पुत्र हुआ करते थे। बाद में जब वो एक्सपायर हो जाते हैं तो इनको अपने पुत्र की भांति अकबर पालते हैं। ठीक है, खाने खाना की उपाधि भी उनको देते हैं और विद्वान रहे हैं। तो फारसी अनुवाद इन्होंने किया है तुजुक बाबरी का बाबरनामा के नाम से। ठीक है, और इसका पहला अंग्रेजी अनुवाद भी लीडन और एस्किन ने किया है। लीडन और एस्किन ने किया हुआ है। उसका दूसरा अनुवाद भी हुआ है मिसेज एस.के. बेवरेज ने, ए.एस. बेवरेज ने। ठीक है, ए.एस. बेवरेज ने इसका अनुवाद किया है दूसरा इंग्लिश में 1905 में। ठीक है, और यही सबसे प्रामाणिक अनुवाद माना जाता है किसका? तुजुक बाबरी का। कोई दिक्कत? इसमें बाबर के समय मतलब बात कर ले हम बाबर के इतिहास से। बाबर ने कैसे समरकंद से स्टार्ट किया। समरकंद क्या था? बेसिकली फरगना हुआ कर रहा था। सो फरगना, समरकंद में तो 3 बार उनने जीता भी और हार भी गए। हारने के बाद भी वो कोशिश करते रहे, लेकिन एक बार जब मन से उतर गया, तो जब काबुल जीत चुके थे तो काबुल से फिर इंडिया आने का प्लान इनने करा, और बहुत सारे लोगों की मदद से फिर इंडिया आ जाते हैं। तो ये सारी सफ़र इनका जो है वो लिखा हुआ है तुजुक बाबरी। ठीक है, चलिए इस अनुवाद के उपरांत यह स्पष्ट हुआ कि बाबर की आत्मकथा तैमूर की आत्मकथा, मलफुजाते तैमूरी, क्या? मलफुजाते तैमूरी तथा जहांगीर की आत्मकथा तुजुक जहांगीरी से श्रेष्ठ है। क्या है भैया? श्रेष्ठ है। बाबर की आत्मकथा, तैमूर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी हुई है, मलफुजाते तैमूरी, है ना, और जहांगीर ने तो लिखी ही है आगे चल के जहांगीरी, तुजुक जहांगीरी। अपने दादा परदादा को देख के, दादा ही थे, परदादा थे बल्कि। ठीक है, सो उनके हिसाब से, हालांकि ये पूरी कर नहीं पाए थे तुजुक जहांगीरी, तो बाद में वो इनके कवि ने की हुई थी, हम चर्चा करेंगे। क्योंकि तैमूर की तरह उसने अपनी आत्मकथा को इतिहास की आध्यात्मिक व्याख्या पर आधारित नहीं किया, बल्कि अधिकांश स्थानों पर उसने राजनीतिक, सैनिक जो भी कार्यवाही रही है, प्रशासनिक जो घटनाएं हुई हैं, उनका विवरण किया हुआ है। किसने? बाबर ने। ठीक है, साथ ही साथ जो कार्यकरण संबंध बहुत इंपॉर्टेंट होता है इतिहास में। मतलब ये है कि अगर आपके कारण ये चीज़ हो रही, मान ली हो सकता है कि ये अभी मौसम खराब चल रहा हो, और मौसम खराब होने के पीछे की वजह क्या है, समझ रहे? तो वही कोई युद्ध हुआ है, तो उस युद्ध के होने के पीछे की क्या वजह है, ये कहलाता है कि पीछे की जानकारी आप रखें उसकी। ऐसा ना माने कि ये तो होना था तो हो गया, ये नहीं। किसी भी चीज के पीछे कुछ कारण होता है। सो किसी कार्य के पीछे क्या कारण है, वो सिद्धांत या वो संबंध स्थापित करना कार्य कारण संबंध कहलाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इतिहास में। सो इन्होंने क्या किया है? कार्यकरण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। हो नहीं पाया जितना किया है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबर की आत्मकथा की उल्लेखनीय विशेषता क्या है भाई? कि इसने तिथि क्रम का, भाई तिथि क्रम इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कब क्या हुआ, कैसा क्या हुआ, कि भाई वो 12-11 साल और लगभग 8 महीने का था व्यक्ति, तब तो वो सुल्तान बन जाता है, पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं। तो वो पर्टिकुलर चीजें उसने लिखी हुई हैं। ठीक है, तिथि क्रम।
क्योंकि इतिहास में तो तिथिक्रम का ही मतलब है। भूगोल के साथ सुंदर समन्वय भी किया। भूगोल के साथ मतलब वो पता चले कि वहाँ का कैसा माहौल था, वहाँ से कितना दूर है, क्या कैसा लगता था, सारी चीज़ें, क्योंकि तभी तो मज़ा आएगा ना इतिहास में। ठीक है, सो बाबर से पहले किसी ने इस टाइप की चीज़ की ही नहीं हुई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें, तो समसामयिक रूप से इस प्रवृत्ति को भौगोलिक इतिहास कहा जाता है। उस समय के हिसाब से भौगोलिक इतिहास की बात करी हुई है उन्होंने। और बाबर ने अपनी आत्मकथा में कभी भी यह दावा नहीं किया कि वह एक इतिहासकार है। देखो, विद्वान है व्यक्ति, तुर्की भाषा का विद्वान था, बिल्कुल बाकायदा, तब तो इतनी बड़ी चीज़ लिख दी। हर कोई तो ऑटोबायोग्राफी अपनी लिख नहीं पाता, और उसमें भी कहीं ना कहीं ये नहीं कि अपनी बड़ाई बुराई सब कर रहे हैं। उस समय की जो भी स्थितियां थी वो सारी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ। लेकिन फिर भी उसके बाद के समकालिक जो इतिहासकार रहे हैं या ब्रिटिश इतिहासकार रहे हैं, और जो आधुनिक भारतीय विदेशी इतिहास भी रहे हैं इतिहासकार, उनने सबने क्या किया है, इतिहास के लेखन के लिए बाबरनामा को सबने क्या किया हुआ है, उन्होंने सबने उसको पहले देखा, उसके हिसाब से सारी चीजें करी हुई हैं। ठीक है, सो प्रथम श्रेणी का स्रोत मान लिया है। ठीक है, स्टैनली लैनपूल, ये सैनपूल नहीं है, स्टैनली लैनपूल है, ने अपनी पुस्तक बाबर, उन्होंने एक बुक लिखी हुई है। ये स्टैनली लैनपूल जो है ब्रिटिश इतिहासकार है, बहुत ज्यादा जाने माने इतिहासकार। उन्होंने बाबर में लिखा है कि यदि किसी ऐतिहासिक दस्तावेज को बिना जांच के प्रमाणिक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में स्वीकार किया जा सकता है बिना जांच पड़ताल के, तो वह केवल क्या है, बाबरनामा है। ठीक है, एल्फिस्टन भी एक इतिहासकार है, उन्होंने इसे एशिया में एकमात्र वास्तविक इतिहास माना है। ठीक है, किसको, बाबरनामा की अगर बात करी जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है मुगल के रूप में या बाबर के बारे में। उस समय की जो जानकारी है, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, या उस समय की परिस्थितियां क्या कैसी थी, धार्मिक आर्थिक रूप क्या चल रहे थे, वो सारी चीज़ों की बात यहाँ की हुई है। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। बाबर के बाद अकबर ही हुए हैं, क्योंकि हुमायूं की बात करी जाएगी, हम करेंगे भी, आपने देखी होंगी वीडियो भी डली है। सो बाबर के बाद हुमायूं, जो उनके बेटे थे, वो डवाडोल किस्म के व्यक्ति रहे, क्योंकि उनके समय मुगल सल्तनत छिन जाती है उनके हाथों से, और छोटी मोटी नहीं, 15 सालों के लिए छिन जाती है। वो तो किस्मत अच्छी होती है कि वापस से ये कब्जा कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं तो तभी खत्म हो जानी थी। ठीक है, सो अकबर, उसके बाद ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें, या बोलते हैं लोग बाकी, उनके समय काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है, मुगलिया सल्तनत का या भारतीय सल्तनत का बोल सकते हैं। तो इस इतिहास की अगर बात करें बाबर की, अकबर की, तो अकबरनामा एक बहुत, अकबर के समय की जानकारी के लिए बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। अकबर ने नहीं लिखा है, याद रखिएगा। ये उनके समकालिक जो विद्वान थे, अबुल फजल की रचना है। और यह, क्योंकि उस समय की ऑफिशियल लैंग्वेज ही फारसी भाषा चल रही थी, तो फारसी भाषा में लिखी हुई है। अकबरनामा के प्रथम भाग में आदम से लेके, आदम मतलब आदम बहुत शुरू, बाबा आदम बोलते हैं ना हम शुरुआत में, जो बाबा आदम के ज़माने की बात चल रही, तो ऐसा माना जाता है कि बाबा आदम से इतिहास की उन्होंने पूरी जानकारी कहाँ तक ली हुई है, अकबर के शासनकाल तक की। पहले भाग में पूरा बताया, बाबा आदम से शुरुआत करके कहाँ तक आ गए, अकबर तक के इतिहास की उन्होंने चर्चा की हुई है। किसने, अबुल फजल ने। और अकबर के कौन से, 17वें वर्ष तक के इतिहास की। इसके बाद द्वितीय भाग में 18वें वर्ष से लेकर 46वें वर्ष तक की पूरी इतिहास की जानकारी दी हुई है। तीसरे भाग में आईने अकबरी है। ये जो आईने अकबरी है, याद रखिएगा, ये पूरी की पूरी 42 वर्ष के अंत तक समाप्त कर दी थी उन्होंने। और इसके अलावा अबुल फजल ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना भी की हुई है। ठीक है, चलिए कौन कौन से हैं, मकतूबात-ए-अल्लामी, इसके भी 3 भाग हैं भाई। प्रथम भाग में पत्रों का संग्रह है। क्या है, पत्र, वो उस समय के जो भी चिट्ठी ना कोई संदेश, तो वो संदेश पत्र जो थे, जो अकबर की ओर से अबुल फजल के द्वारा तैयार करके भेजे गए थे। समझ पा रहे हो ना, अकबर अबुल फजल से, भाई अकबर तो पढ़ा लिखा था नहीं, निहायत ही वो व्यक्ति था, अंगूठा छाप व्यक्ति था। दिमाग छोड़ दें, अगर दिमाग बहुत था, पढ़ाई लिखाई नहीं आती थी वो अलग चीज़ है, लेकिन ज़रूरी नहीं पढ़ाई लिखाई होना, दिमाग ज़रूरी है। तो भाई उसको नहीं आता था लिखना, और जब ज़रूरत क्या है, जब इतने लोग हैं उसके लिए, तो अबुल फजल ही सारे पत्र वगैरह लिखता था। तो वो सारे के सारे पत्र जो हैं वो इसमें मकतूबात-ए-अल्लामी में लिखे हुई हैं। कौन से, पहले भाग में। ठीक है, द्वितीय भाग में उन पत्रों का संग्रह है जो अबुल फजल ने अकबर या अन्य सामंतों को लिखे हुए हैं। पहले में तो अकबर ने जो लिखवाए हैं अबुल फजल से किसी के लिए, वो हैं। दूसरे में अबुल फजल ने जो लिखे हैं, चाहे वो अकबर के लिए लिखे हों
अकबर को देने के लिए या अकबर के अलावा और किसी सामंत को लिखी देने के लिए लिखे हो, तो उसका संग्रह है। और तीसरे भाग में क्या है भैया, बहुत सारे अलग अलग विषयों पर अबुल फजल द्वारा लेख लिखे गए हैं, उनका संग्रह। ठीक है, समझ पा रहे? तो मकतूबाते अल्लामी किसने लिखी है? अबुल फजल ने। अकबर नामा का विभाजन शासनकाल के आधार पर किया गया है और प्रत्येक शासनकाल को स्वतंत्र इकाई माना गया है। कुल मिलाकर इसको वार्षिक इतिहास कहा जा सकता है। अकबरनामा में धार्मिक व्यक्तियों की प्रशंसा नहीं की गई है अकबरनामा, क्योंकि अबुल फजल का मानना था कि स्वयं अकबर में ईश्वरत्व निहित है। अब देखो, ईश्वरत्व तो निहित है और ये बहुत ज्यादा मानते थे अबुल फजल, इसीलिए आगे जाके जब वो नया धर्म चलवाते हैं अकबर, है ना, सो वो नया धर्म चलाने के चक्कर में सबसे हेड जो विद्वान मान दिया जाता है या गुरु जिसको बोल दिया जाता है, वो अबुल फजल को ही बनाते हैं अकबर। ठीक है, सो वो खुद इसमें बोल रहे हैं कि अकबर में ईश्वरत्व तो निहित है, अतः उनकी प्रशंसा कर देने से संतों की भी प्रशंसा हो जाती है। तो अकबर की खूब प्रशंसा करी हुई है। अब लेकिन समस्या यही हो जाती है कि जब कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के वशीभूत होके उसकी बड़ाई करने लग जाता है तो वो अतिशयोक्ति लगने लग जाती है, इसीलिए लोगों का भरोसा थोड़ा सा कम हो जाता है। क्योंकि अगर आप इतिहासकार हैं तो आप किसी एक व्यक्ति पर नहीं जाना है, आपको सभी लोगों के हिसाब से, अगर कुछ बुराई की है किसी व्यक्ति ने तो वो बुरा भी लिखी, अच्छा किया है तो अच्छा भी लिखे। ठीक है, किसी भी विद्वान को यहाँ पे मध्यस्थ होना रहता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे अबुल फजल थोड़ा सा अकबर के प्रति प्रेम बोल लो या श्रद्धा ज़्यादा बोल लो, तो उसमें बड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा कर दी गई। ठीक है, अकबरनामा में धार्मिक कट्टरता नहीं है, उसमें धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से इतिहास की रचना की थी। लेकिन उसमें कुछ दोष भी हैं, जैसे तथ्यों को अपने हिसाब से परिवर्तित कर दिया तथ्यों को अपने हिसाब से परिवर्तित कर दिया, तथ्यों को बड़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया। ठीक है, विशेषता जहां उसने युद्धों एवं विद्रोह का उल्लेख किया है, फिर भी हेनरी, ये एक व्यक्ति विशेष है, हेनरी बेवरेज इतिहासकार हैं, अबुल फजल की इस बात के लिए प्रशंसा करते हैं कि उसने अपने लेखन के संदर्भ में बहुत मेहनत की थी। परंतु उनका विचार है कि अबुल फजल में हेरोडोटस याद रखिएगा, इतिहास के पितामह कहलाते हैं भाई। ठीक है ना, फादर ऑफ हिस्ट्री, तो इतिहास के पिता हेरोडोटस कहलाते हैं, उनके जैसा आकर्षण नहीं है। और अब्दुल कादिर बदायूनी, अभी हम एक वीडियो आपको बनाएंगे बिल्कुल, जिसमें हम अब्दुल कादिर बदायूनी की भी बातें करेंगे, उनके बारे में सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। ये ऐसे व्यक्ति थे बदायूनी, ये बड़े तीखे प्रहार करते थे। ये हर व्यक्ति की, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, तीखे प्रहार करना क्या होता है? आलोचना करना। उससे क्या हो जाता है कि कई बार व्यक्ति अगर भटक रहा हो ना, तो आलोचना करने से वो सही राह पर चला जाता है। तो ये बदायूनी जो है व्यक्ति, ये आलोचनात्मक, इन्होंने सारी अपनी रचनाएं की हैं जिसमें आलोचनाएं करी हुई हैं। ठीक है, सो वो तीखेपन के साथ काम करते। तो ऐसा तीखापन नहीं मिला है अब के किसके में, चाहे वो अबुल फजल हो, इनके बारे में बात चल रही है। ठीक है, चलिए, इस ग्रंथ की रचना ये तबकाते अकबरी, अगला आपकी उस समय की कृति है तबकाते अकबरी, ये निजामुद्दीन अकबर अहमद ने इसकी रचना की हुई। किसने की हुई है? निजामुद्दीन अहमद ने की हुई है। तबकाते अकबरी ग्रंथ में जो है वो 2 भागों में इसको लिखा गया है। पहले में 9 अध्याय हैं, जिनको तबक कहते हैं, अध्याय को तबक बोलते हैं। ठीक है, प्रत्येक अध्याय में किसी एक क्षेत्र का इतिहास है। भाई बहुत अच्छी बात है कि पर्टिकुलर इन्होंने क्षेत्र वाइज की बात कर ली। उस समय के 9 प्रांत रहे होंगे तो उस क्षेत्र विशेष पे इन्होंने इतिहास लिखा हुआ है। जिन 9 क्षेत्रों का इतिहास अलग अलग अध्यायों में लिखा है, उनके नाम है, दिल्ली हो गया, हमने बात करी थी, गुजरात, मालवा, दक्कन, बिहार, जौनपुर, सिंध, मुल्तान और कश्मीर। ये उस समय के प्रांत हुआ करते थे, जो हो सकता है डायरेक्टली अकबर के समय जिनसे आपके लगाव रहे हो, या इनके डायरेक्ट अंदर आते हो या इनडायरेक्टली आते हो। वैसे तो डायरेक्टली ही आते थे लगभग। ठीक है, सो उन सारी चीजों की 9 क्षेत्रों के इतिहास के बारे में पहले अध्याय में बात करेंगे। पुस्तक के आरंभ में एक प्रस्तावना है जिसमें 1187 ईस्वी तक का गजनबी आया था ना, महमूद गजनी 17 बार आक्रमण किया था भारत में। ठीक है, सो गजनबियों का इतिहास है 1187 तक का। शुरुआत में प्रस्तावना में, ग्रंथ के अंत में एक उपसंहार भी है। उपसंहार मतलब बाद में कंक्लूज किया हुआ है, जिसमें साम्राज्य की लंबाई और चौड़ाई तथा विभिन्न शहरों और प्रमुख नगरों का उल्लेख किया हुआ है। लेखक द्वारा इतिहास लेखन में तिथि क्रम का विशेष ध्यान दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है इतिहास में तिथि क्रम। भाई पता ही नहीं होगा कि कब क्या हुआ, या आपने प्रॉपर तिथि क्रम लिख दिया ना तो मजा आ जाता है लोगों को पढ़ने में भी, समझने में भी। तो ये सारी चीजें, और यहाँ पे तबकात अकबरी में अहमद ने यही किया हुआ है। ठीक है,
संपूर्ण ग्रंथ में केवल 2 स्थानों पर तिथि क्रम की अवहेलना की हुई है, मतलब 2 जगहों पर तिथि क्रम ढंग से नहीं लिखा हुआ है, जैसे शेर शाह सूरी और इस्लाम शाह सूरी। इस्लाम शाह सूरी के शासन का वर्णन हुमायूं के उपरांत किया गया है, जबकि इन दोनों का वर्णन हुमायूं के शासनकाल के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है। देखो यार, हुमायूं के शासन की बात करें तो हुमायूं जो है वो आपका 1530 पे शासक बनता है, ठीक है, जब बाबर की मृत्यु हो जाती है। 30 के बाद 1540 तक, जब तक दूसरा युद्ध हार नहीं गया था तब तक तो शासन रहता है, तो 10 साल तो इन्होंने डायरेक्ट शासन किया हुआ है। 40 में हारने के बाद सूर्यवंश चालू हो जाता है 1540 से 1555 तक, ठीक है। सो ये 15 साल जो है वो उस समय सूर्यवंश रहता है, इसी में आपके शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी आ जाएंगे सारे उनके वंशज। 55 में फिर से ये सरहिंद जीत के 55 और 56 तक, 56 में फिर एक्सपायर हो जाते हैं कौन, हुमायूं। तो 30 से 56 ये यहाँ जो है ये हुमायूं का समयकाल ही माना जाता है, ठीक है, जिसमें बीच में 15 सालों के लिए सूर्यवंश है। तो यहाँ पे थोड़ी सी अवहेलना कर दी जो बाद में लिखा हुआ है, लेकिन बीच में आ जाना चाहिए था। चलिए ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करें हुमायूंनामा की। हुमायूंनामा की अगर बात करी जाए तो ये इनकी बहन है। हुमायूं जो है बाबर के पुत्र थे, जिसकी रचना गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन हुआ करती थी, बाबर की ही लड़की थी, पुत्री थी, उन्होंने हुमायूंनामा लिखा हुआ है। इसकी बात करी जाए तो बाबर की पुत्री थी, हुमायूं की बहन थी। गुलबदन बेगम ने अपने ग्रंथ हुमायूंनामा को 2 भागों में वक्त किया। अब यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले भाग में सारी की सारी बाबर के बारे में ही जानकारी है और फिर उसके बाद हुमायूं और बाकी की सारी जानकारी मिल जाती है, ठीक है। सो पहले भाग में बाबर से संबंधित घटनाओं का वर्णन है और द्वितीय भाग में हुमायूं से संबंधित घटना। समझ पा रहे हैं ना, इसलिए 2 भागों में है। इस ग्रंथ की उल्लेखनीय विशेषता क्या है कि इसमें राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ जो उस समय का समाज था, क्या समाज चल रहा है, समाज में कैसी क्या घटनाएं हो रही हैं, लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उन पर्टिकुलर घटनाओं का, वो सारी चीजों का वर्णन भी मिल जाता है, ठीक है। ग्रंथ में राजनीतिक लड़ाइयों का तो बेगम ने चंद शब्दों में ही वर्णन कर दिया। भाई ज्यादा नहीं जानती राजनीति, क्या करना उनको, उन्होंने बस वर्णन कर दिया कि ये युद्ध हुआ था, इसमें ये जीता, ये हारा, ये बीच का थोड़ा बहुत और लिख दिया, बाकी ज्यादा कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन मुगल कालीन हरम व्यवस्था मतलब उस समय की महिलाओं की क्या कैसी स्थिति, हरम में रख दिया जाता था, ठीक है। शाही ब्याह जो होते थे उस समय इत्यादि बेगम का विस्तृत वर्णन यहाँ पे बेगम ने दिया हुआ है, ठीक है। सो देखो, उन्होंने बेसिकली चूंकि महिला है और महिलाओं की स्थिति के बारे में भी यहाँ कहीं ना कहीं, हरम व्यवस्था ये महिलाओं के लिए हुआ करती थी, जो भी महिलाएं रहती थी वो हरम में रहती थी। हरम मतलब होता था महिलाओं का समूह जो होता था, उनकी देख रेख और वहीं, तो चाहे शादी हो गई हो या कोई रानी हो या फिर उनके बच्चे हो, सब हरम में रहा करता था, ठीक है। सो हरम व्यवस्था हो गई। और शादी ब्याह जो चल रहे हैं कि भाई अगर उस समय की पर्टिकुलर जो शाही, चाहे राजकुमारी हो या वो, उनकी कैसे क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं शादी ब्याह की, वो सारी व्यवस्था यहाँ पे उन्होंने बताई हुई है। नेक्स्ट बात करें तारीख रशीदी की। तारीख रशीदी ये जो है ये मिर्जा हैदर दोगलत ने की है। मिर्जा हैदर दोगलत ने इसकी रचना की हुई है। मिर्जा हैदर जो है बाबर का मौसेरा भाई था, बाबर का मौसी का लड़का हुआ करता था कौन, मिर्जा हैदर, ठीक है। सो यहाँ हैदर ने इस पुस्तक लेखन में कासगर के अब्दुल रशीद खां बिन अब्दुल फतह मुल्तान को समर्पित की है। कौन सी यह पुस्तक, ठीक है। इस पुस्तक के 2 भाग हैं। इस ग्रंथ में मध्य एशिया के इतिहास, मध्य एशिया क्योंकि ये लोग इनिशियली वहीं से तो फरगना भाई उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान जो है वो मध्य एशिया का भाग कहलाता है, आज भी कहलाता है, ठीक है। सो वहां से ही तो शुरुआत हुई। तो एक भाग में क्या है, मध्य एशिया के इतिहास से संबंधित दिलचस्प जानकारियां मिलती हैं, जिसमें बाबर के पूर्वजों पर प्रकाश डाला गया कि बाबर, भाई हम देखते हैं ना कि तैमूर हो गया या चंगेज हो गया, उनके वंशज ही तो बाबर हैं, तो उनके बारे में, पूर्वजों के बारे में सारी जानकारी दी हुई है। और यहाँ पे अब चूंकि भाई है तो भाई ने प्रशंसा भी की हुई है किसकी, बाबर की। नेक्स्ट बात करें तारीख रशीदी में हैदर जो है वो हुमायूं से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालता है, ठीक है। उसने कन्नौज की लड़ाई हो जाती है कब, 1540 में ना भाई। तो कन्नौज की लड़ाई का वर्णन जो किया हुआ है वैसा वर्णन कहीं और मिलना मुश्किल हो जाता है। क्यों, क्योंकि स्वयं घटना का प्रत्यक्षदर्शी भी रहा है भैया, उनने देखा था कि कैसे कुटे हैं हुमायूं, तो बाकायदा बताया कि बाबर कुटे हैं और ऐसी ऐसी हालत हो गई है कि नाम से डरने लग गए हैं शेरशाह के। जैसे बता दो कि शेरशाह, तो भागते थे कहाँ, ऐसी हरकतें हो गई थी। जिसने लड़ाई में हुमायूं की तरफ से हिस्सा लिया था, एलियट जो लेखक हैं, ये इतिहासकार हैं, उन्होंने लेखक की अत्यधिक प्रशंसा करते हुए एक मत जो है, अपना मत व्यक्त किया हुआ है कि अपने सुनहरे दिनों में भी वह बदकिस्मत हुमायूं को कभी नहीं भूला।
ठीक है, और हमेशा हिंदुस्तान जीतने के लिए प्रोत्साहित किया। किसने किसने? अरे भैया हैदर ने, ये बात कर रही है। लेखक ने कामरान की निंदा की। कामरान कौन था भाई? कामरान दूसरा लड़का था बाबर का, है ना, उसकी निंदा की हुई है और उसे क्या बताया? विश्वासघाती बता दिया भैया कामरान को। ठीक है, क्या कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट बात करेंगे कानूने हुमायूनी। कानूने हुमायूनी इस ग्रंथ का लेखक खोंदमीर था और इस ग्रंथ में कुल मिलाकर 9 अध्याय हैं। इस पुस्तक में हुमायूं का समसामयिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है और यह एक सरकारी इतिहास है। भाई सरकारी इतिहास है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चूंकि यहाँ ना ज़्यादा और कम सारी चीज़ों को तोल मोल के लिखना होता है, इसमें आलोचनात्मकता का अभाव है। क्योंकि क्यों करेगा भाई, सरकार के विरुद्ध क्यों लिखेगा? सरकार खुद अपने बारे में गलत थोड़ी लिखेगी। ठीक है, सो यहाँ पर सिर्फ हुमायूं की अच्छाइयों का वर्णन किया गया है और उसकी असफलताओं पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। बेशर्म चापलूस की भांति लेखक जो है हुमायूं को सिकंदर-ए-आजम, खुदा की परछाई, ये उपाधियां दे देता है, जबकि उसमें ऐसी कोई गुण नहीं मौजूद हैं। ये गलत हो जाता है। चलिए ठीक है, तज़किरातुल बाक़ियात। तज़किरातुल बाक़ियात ये अगली जो रचना है, ये अकबर के आदेश पर हुमायूं के पुराने सेवक जौहर आफ्ताबची की थी, जो हुमायूं के अच्छे बुरे दिन में भी उसके साथ रहा। ठीक है, लेखक ने हुमायूं से संबंधित बहुत जानकारियां प्रदान की हुई हैं, जैसे चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 में, कन्नौज का 1540 में, और इसमें कैसे पराजय हुई, ईरान कैसे भाग गए, उसके बाद हिंदुस्तान को कैसे जीता सरहिंद में, और हुमायूं और ईरान के शाह जो तसमास्प थे उनके आपसी मतभेद हो गए थे। फिर भैया शिया से सुन्नी हुआ, सुन्नी से शिया धर्म भी अपनाया जाता है। वो सारी चीज़ों का वर्णन यहाँ मिल जाता है। लेखक ने अपनी पुस्तक में हुमायूं को अभिनेता मानते हुए भाई ये एक्टर बना दिया। ऑब्वियस सी बात है, आप देखोगे तो इतनी सारी घटनाएं हो गई हैं हुमायूं के जीवन में, बचपन से लेके मृत्यु तक की बात करें तो हर एक चीज़ एक एपिसोड के तौर पे अगर देखें तो ये एक एक्टर है, अभिनेता मानते हुए उसकी बहुत प्रशंसा की होगी कि कैसे कैसे काम किया हुआ है और बुराइयों पर कोई प्रकाश नहीं डाला। भाई अब कैसे प्रकाश डालेगा? भाई भाई है, दोस्त है, मित्र है, ठीक है, तो गलतियां कमी दिखती हैं दोस्तों यारों को। मुत्तवारीख ये अब्दुल कादिर बदायूनी, भैया बदायूनी, गजनबी से स्टार्ट करके अकबर के 40 वर्ष तक का इतिहास बताया है इसमें, और 3 भाग हैं। पहले भाग में क्या है? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन जो है महमूद के पिताजी बोलते हैं, कुछ लोग के पिताजी थे, कुछ बोलते हैं ससुर जी थे, तो यहाँ कुछ बोलते हैं चाचा जी थे। देख लेना भैया, गड़बड़ है मामला। सुबुक्तगीन से स्टार्ट करके हुमायूं के स्वर्गवास तक की घटनाओं का वर्णन किया गया है। दूसरे वाले भाग में अकबर से संबंधित घटनाओं का वर्णन किया गया है, और तीसरे भाग में आलिमों की बात करी हुई है, उलेमाओं की, सूफियों की, विद्वानों की, इन सारी चीज़ों की चर्चा तीसरे भाग में यहाँ पे मुत्कवुत तवारीख में बदायूनी ने की हुई है। अपनी पुस्तक में लेखक ने अकबर और अब्दुल फजल की घोर निंदा की हुई है। भैया 2 ग्रुप बढ़ गए। अबुल फजल देखो बहुत तारीफ करता था और इनने बहुत आलोचना करी हुई है। ठीक है, इन घटनाओं में इस्लाम रूपी चश्मे से देखने का प्रयास किया हुआ है बदायूनी। ठीक है, अपनी पुस्तक में बदायूनी ने व्यंग्यात्मक शैली का बहुत अच्छी तरह प्रयोग किया हुआ है, और इस शैली के बदायूनी ने मोहम्मद तुगलक की मृत्यु पर लिखा है। बदायूनी का ही ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि मुल्तान को, मुल्तान नहीं है यहाँ सुल्तान है, सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई जब उनकी मृत्यु हो जाती है 1351 में ठट्टा में। ठीक है, चलिए उसके अनेक नए तथ्यों पर प्रकाश डाल दिया है जिसमें अबुल फजल ने अवहेलना कर दी थी। ठीक है, उदाहरण के लिए अबुल फजल मजहरनामा की घोषणा का कोई उल्लेख नहीं किया है, वहीं बदायूनी ने इस घोषणा का विस्तार से वर्णन किया हुआ है। चलिए, कुल मिलाकर बदायूनी ने अकबर के शासन के नकारात्मक पक्षों को ही प्रस्तुत करने का प्रयास किया हुआ है। फिर भी इस ग्रंथ का अपने आप में बहुत महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि एक जगह जब बहुत अच्छाई दिख रही है, दूसरी जगह बहुत बुराई दिख रही है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो इससे ज़्यादा अच्छाई नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा बुराई नहीं होगी, और उसको हम बीचों बीच ले सकते हैं। चलिए, क्योंकि दूसरी तरफ अबुल फजल ने सिर्फ अकबर के शासन की सकारात्मक पक्षों की बात करी, बहुत बढ़िया। सो यहाँ जो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन उसने किया हुआ है, बदायूनी ने क्या कर दिया है कि उसके बारे में संतुलन स्थापित कर दिया हुआ है। चलिए, तो मनसबदारी प्रथा के बारे में भी जानकारी मिल जाती है आपकी। ये मनसबदारी प्रथा कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? शेरशाह सूरी के समय इसको लागू किया जाता है और उसी चीज़ को अकबर भी फॉलो करता है। अकबर कैसे फॉलो कर लेता है? उनका जो आपने नाम सुना होगा टोडरमल का। ठीक है, सो टोडरमल की व्यवस्था हुआ करती थी। आईने 10 साल की भी बात उन्होंने नहीं करी हुई थी, 10 सालों के लिए टैक्सेशन की बात करी हुई थी। सैन्य सुधार हो गया, राजस्व से संबंधित जो भी सुधार है उनका वर्णन यहाँ पे नहीं मिलता है।
चले, तुजुक जहांगीरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुजुक जहांगीरी क्योंकि शुरुआत तो करी थी जहांगीर ने, लेकिन उन्हें पूरी नहीं कर पाई। सो ये जहांगीर की खुद की आत्मकथा है जो फारसी भाषा में है। यह ग्रंथ जहांगीर के शासनकाल की राजनीति और सांस्कृतिक घटनाओं का बहुत अच्छा स्रोत है। ठीक है, इस ग्रंथ के कितने 3 भाग हैं। पहले भाग में बाबर और हुमायूं से संबंधित जानकारी मिल जाएगी, दूसरे भाग में अकबर का है, और तीसरे भाग में खुद ने अपने बारे में सारी चीजें लिखी हुई हैं, उसमें प्रकाश डाला हुआ है। ठीक है, इस ग्रंथ में अनेक नए तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है जिसका विवरण या तो अकबरनामा में नहीं दिया गया है या अबुल फजल ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया हुआ है। ठीक है, जैसे अबुल फजल ने अपने ग्रंथ में क्या लिखा है कि राणा प्रताप मतलब महाराणा प्रताप 1576 में लड़ाई हल्दीघाटी की हुई थी। सो राणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, ऐसा किसने लिखा हुआ? अबुल फजल ने, जिसका तुजुक जहांगीरी में क्या कर दिया? खंडन कर दिया गया है और बताया गया है कि जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ के राणा अमर सिंह ने जहांगीर की जो है अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, जहांगीर ने खुलकर अपने गुण दोषों पर प्रकाश डाल दिया है भैया, लेकिन फिर भी बहुत सी बातों को उसने छुपा लिया। ऑब्वियस सी बात है, छुपा ही लेंगे। ठीक है, जिससे वह प्रकट नहीं हो पाती। नेक्स्ट बात करें पातशाहनामा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शाहजहां के समय की ये कृति है और ये सरकारी ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है पहला। ठीक है, इसके बारे में मोहम्मद अमीन कजवीनी ने लिखा है इस ग्रंथ को या इस समय के इतिहास को, जो शाहजहां के 8वें साल में लिखने का आदेश मिला था और 20वें वर्ष में इन्होंने शाहजहां के प्रथम 10 वर्षों का वृत्तांत लिखकर सम्राट के सम्मुख प्रस्तुत भी कर दिया। ठीक है, 12 सालों में 10 साल का लिख दिया। चलिए, बहुत अच्छा। इसकी रचना अब्दुल हमीद लाहौरी ने की थी, जिसमें शाहजहां के प्रथम 20 वर्षों की घटनाओं का विवरण भी दिया गया है। ये 2 अलग अलग है, एक पातशाहनामा वो उन्होंने लिखा है, दूसरा ये अब्दुल लाहौरी ने भी लिखा हुआ है। ग्रंथ की शुरुआत में तैमूर से लेके तैमूरलंग से स्टार्टिंग करेंगे 1398 से, और शाहजहां के समय तक के जो भी प्रमुख अमीर रहे हैं, राजकुमार, आलिमा, मूफिया नहीं है, सूफिया हैं, ये सूफियों कवियों के बारे में विवरण मिलता है। इन ग्रंथों की उल्लेखनीय विशेषता क्या है कि इसमें राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं पर भी प्रकाश पड़ जाता है। ठीक है, चलिए, अमले सालेह ये मोहम्मद सालेह इसके लेखक हैं, जिसने शाहजहां के संपूर्ण शासनकाल का विवरण दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेखनीय है कि जिन ग्रंथों के ऊपर चर्चा की गई है शासन के 30वें वर्ष तक की घटनाओं का ही विवरण है, लेकिन इस ग्रंथ में बात करें तो 2 वर्षों का भी विवरण दिया जाता है जो अन्यत्र नहीं मिलता, और इस कारण इस पुस्तक का शाहजहां कालीन घटनाओं से बहुत इंपॉर्टेंट महत्व हो जाता है अपने आप में। चलिए, तारीख शाहजहानी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। इसके लेखक सादिक खां हैं जो शाही सेवा में नियुक्त थे और बहुत बड़ा मनसबदार हुआ करता था, बहुत बड़े मनसब था इनका शाहजहां के अंतिम वर्षों में। भाई शाहजहां के अंतिम वर्षों में ही तो पूरा माहौल बिगड़ा है ना, उत्तराधिकार का युद्ध। तो मोहम्मद सालेह ने क्या किया हुआ है, संक्षिप्त में अंतिम वर्षों की घटनाओं का वर्णन किया हुआ है, बहुत अच्छे से प्रकाश डाला हुआ है। ठीक है, कैसे उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, क्या हुआ। ठीक है, इसमें यह उल्लेख है कि औरंगजेब ने आगरा पर कब्जा कैसे कर लिया था और किया था, तो सादिक खान ने शाहजहां के दूत के रूप में भी भूमिका निभाई थी, और लेखक ने शाहजहां के शासन की समाप्ति के साथ ही अपने इतिहास ग्रंथ को भी समाप्त कर दिया। ठीक है, शाहजहां के 8 वर्षों के बंदी जीवन पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है, क्योंकि लेखक का मानना है कि इन वर्षों पर प्रकाश डालना अपने महान सम्राट के प्रति नमक हरामी या विश्वासघात होगा। तो भाई सोच लो कितना बड़ा सोच रहे हैं लोग बाग। चले चहार चमन जो है ये एक ब्राह्मण व्यक्ति है, चंदमान, इन्होंने लिखा हुआ है। शाहजहां से संबंधित यहाँ पे सूचनाएं आपको मिल जाती। नेक्स्ट अगर बात करें नुस्खा-ए दिलकुशा की बात करें, भीमसेन सक्सेना ये कायस्थ व्यक्ति हैं, इन्होंने इसकी रचना की हुई है और उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक घटनाओं पर प्रकाश डाला हुआ है। ठीक है, लेखक ने मुगल सेना की कमजोरियां, अमीरों की व्याप्त भ्रष्टाचार, अमीरों में जो भी भ्रष्टाचार था उसका वर्णन पर्याप्त रूप से किया हुआ है, और दक्षिण के युद्धों का निष्पक्ष वर्णन किया, क्योंकि उससे फर्क तो इनको पड़ नहीं रहा था। और यह बताता है कि मुगल सेना ने फसलों को नष्ट कर दिया, जिससे बहुत से किसानों ने खेती छोड़कर मराठों के साथ मिलना तय कर लिया कि भैया अब मराठों के साथ ही मिल जाते हैं, और मराठों से भी किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं थी। किसको? उसको। ठीक है, और उन्हें चोर की संज्ञा प्रदान कर दी है लेखक ने। किसको? मराठों को। चलिए, मासिर आलमगीरी की बात करें। मासिर आलमगीरी इसकी रचना साकी मुस्तैद खान ने की हुई है। इसमें औरंगजेब के शासन के 11वें और 20वें वर्ष तक की जानकारी आपको मिल जाएगी, 11वें से 20वें वर्ष की। इसकी महत्ता क्या है
कि यहाँ पे लेखक ने सतनामी विद्रोह के बारे में भी विस्तार से आलोचनात्मक वर्णन किया हुआ है, ठीक है, आलोचना करी हुई है और समकालीन मुगल नौकरशाही के बारे में अलग अलग पक्षों का वर्णन किया हुआ है। इसके कारण सर जगन्नाथ सरकार ने इस ग्रंथ को मुगल राज्य का गजेटियर भी कह दिया है। गजेट मतलब समझ रहे हैं, उसके आर्थिक लेखा जोखा की बात कर, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसी के साथ मैं बता देता हूँ कि भैया एक तस्वीर जो है वो 1000 शब्दों से बहुत बड़ी होती है, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक एक पर्टिकुलर जो इतिहासकार रहे हैं मुगल कालीन, जो इंपॉर्टेंट रहे हैं, जैसे अबुल फजल हो गए या बदायूनी हो गए, इन सब की हम बात आपसे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।